नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का अध्याय 5 जो कि है उपसंयोजन यौगिक पार्ट 8 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार हैं: उपसंयोजन यौगिकों में रंग, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सीमाएं एवं धातु कार्बोनिलों में आबंधन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं उपसंयोजन यौगिकों में रंग। संक्रमण धातुओं के संकुलों की एक विशेषता उनके रंगों का विस्तृत प्रास है। इसका अर्थ है कि जब श्वेत प्रकाश प्रतिदर्श में से होकर बाहर निकलता है तो ये उसका कुछ भाग अवशोषित कर लेते हैं, अतः बाहर निकलने वाला प्रकाश अब श्वेत नहीं रहता है। संकुल का रंग वह दिखाई देता है जो उसके द्वारा अवशोषित रंग का पूरक होता है। यानी कि जो संकुल यौगिक होते हैं ये सूर्य से आने वाले दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और ये दृश्य प्रकाश के जिस रंग को अवशोषित करते हैं उसी के पूरक रंग के ये संकुल यौगिक दिखाई देते हैं। पूरक रंग अवशेष तरंगदैर्घ्य द्वारा उत्पन्न होता है। यदि संकुल हरा रंग अवशोषित करता है तो यह लाल दिखाई पड़ता है। सारणी 5.3 में विभिन्न अवशोषित तरंगदैर्घ्य तथा प्रेक्षित रंग के मध्य संबंध दर्शाया गया है। कुछ उपसंयोजन सत्ताओं के प्रेक्षित रंग तथा अवशोषित प्रकाश तरंगदैर्घ्य के बीच संबंध। तो यहाँ पर उपसंयोजक समूह को प्रदर्शित किया गया है, जबकि यहाँ पर अवशोषित प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है नैनोमीटर में उसको प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर अवशोषित प्रकाश के रंगों को प्रदर्शित किया गया है और जबकि यहाँ पर उपसंयोजक समूह के रंगों को प्रदर्शित किया गया है। तो सबसे पहले CONH3 का होल 5 Cl2 पॉजिटिव के लिए अवशोषित प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 535 नैनोमीटर होता है और इसके लिए अवशोषित प्रकाश का जो रंग है वो पीला रंग होता है और इसके कारण उपसंयोजक समूह का जो रंग होता है वो बैंगनी रंग का होता है। ठीक इसी प्रकार CONH3 का होल 5 H2O3 पॉजिटिव के लिए अवशोषित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 500 नैनोमीटर होता है और इसके लिए अवशोषित प्रकाश का रंग नीला हरा होता है और इसके कारण उपसंयोजक समूह का जो रंग होता है वो लाल रंग का होता है। CONH3 का होल 6 पॉजिटिव के लिए अवशोषित प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है वो 475 नैनोमीटर होता है, जबकि इसके लिए अवशोषित प्रकाश का जो रंग होता है वो नीला होता है और इस कारण उपसंयोजक समूह का जो रंग होता है वो पीला नारंगी होता है। जबकि COCN होल 6 नेगेटिव के लिए अवशोषित प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है वो 310 नैनोमीटर होता है और इसके लिए जो अवशोषित प्रकाश होता है वो पराबैंगनी होता है जो कि दृश्य क्षेत्र का नहीं है और इसके लिए उपसंयोजक समूह का जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है। ठीक इसी प्रकार CuH2O का होल 4 पॉजिटिव के लिए अवशोषित प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य रहता है वो 600 नैनोमीटर होता है। इसके लिए अवशोषित प्रकाश का रंग लाल होता है और इसके कारण उपसंयोजक समूह का रंग नीला होता है। और ठीक इसी प्रकार TiH2O होल 3 पॉजिटिव के लिए अवशोषित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 498 नैनोमीटर होता है। इसके लिए अवशोषित प्रकाश का रंग नीला हरा होता है और इसके कारण उपसंयोजक समूह का जो रंग होता है वो नील लोहित होता है। उपसंयोजन यौगिकों में रंगों की व्याख्या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर ही सहज ही की जा सकती है। संकुल TiH2O होल 6 पॉजिटिव का उदाहरण लें जो बैंगनी रंग का है।
यह एक अष्टफलकीय संकुल है जिसमें धातु के डी कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन संकुल की निम्नतम ऊर्जा अवस्था में T2G कक्षक में है। इस इलेक्ट्रॉन के लिए उपलब्ध इससे अगली उच्च अवस्था रिक्त Eg कक्षक है। यदि संकुल पीले हरे क्षेत्र की ऊर्जा के संगत प्रकाश का अवशोषण करे तो इलेक्ट्रॉन T2G स्तर से Eg स्तर पर उत्तेजित हो जाता है। इसके फलस्वरूप संकुल बैंगनी दिखाई देता है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यह मानता है कि उपसहसंयोजन यौगिकों का रंग इलेक्ट्रॉन के dd संक्रमण के कारण होता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी मूल अवस्था में है और T2G ग्रुप में है। तो जैसे ये सूर्य से जो दृश्य प्रकाश होता है उसमें से किसी रंग को अवशोषित करता है तो ये मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में चले जाता है और ऊर्जा को अवशोषित करके T2G स्तर से Eg स्तर में चले जाता है। और ये श्वेत प्रकाश से जिस रंग को अवशोषित करता है ठीक उसी के पूरक रंग का हमें संकुल दिखाई देता है। तो इस प्रकार संकुलों का रंग dd संक्रमण के कारण दिखाई पड़ता है। कुछ रत्नों के रंग। संक्रमण धातु आयन के डी कक्षकों के बीच इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण से रंग का उत्पन्न होना हमारे दैनिक जीवन में अक्सर दिखाई पड़ता है। माणिक्य लगभग 0.5 से 1% Cr3 पॉजिटिव आयन युक्त एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3 है, जिसमें Al3 पॉजिटिव के स्थान पर Cr3 पॉजिटिव आयन कहीं कहीं पर बेहतरीन स्थित है। हम इन्हें एल्यूमिना थर्ड संकुल के रूप में देख सकते हैं। इन केंद्रों पर dd संक्रमण के कारण माणिक्य के रंग उत्पन्न होते हैं, यानी कि जो यहाँ पर माणिक्य दिखाया गया है तो इसका जो रंग होता है वो dd संक्रमण के कारण ही उत्पन्न होता है। ठीक इसी प्रकार पन्ना में Cr3 पॉजिटिव आयन खनिज बैरिल में अष्टफलकीय स्थानों पर स्थित रहते हैं। माणिक्य का पीला लाल तथा नीला अवशोषण बैंड उच्चतर तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाता है। इसके कारण पन्ने से हरे रंग का क्षेत्र वाला प्रकाश प्रसारित होता है। तो यहाँ पर जो पन्ने का हरे रंग का प्रकाश यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है तो इसका कारण भी dd संक्रमण होता है। अब हम समझते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सीमाएं। क्रिस्टल क्षेत्र मॉडल के द्वारा उपसहसंयोजन यौगिकों के बनने, उनकी संरचना, रंग तथा चुंबकीय गुणों को काफी हद तक सरलता पूर्वक समझाया जा सकता है, परंतु इन अवधारणाओं से कि लिगैंड बिंदु आवेश है, ऐसा प्रतीत होता है कि ऋणायन लिगैंड द्वारा डी कक्षकों का विपाटन सर्वाधिक होना चाहिए। अब यदि ऋणायन लिगैंड जो है वो डी कक्षकों का सर्वाधिक विपाटन करते हैं तो उन्हें जो है वो स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के निचले स्तर पर नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी क्या है, एक कमी है। इसके अतिरिक्त यह सिद्धांत लिगैंड तथा केंद्रीय परमाणु के मध्य आबंध की सहसंयोजक प्रवृत्ति का संज्ञान नहीं लेता। ये CFT की कुछ कमजोरियां हैं जिन्हें लिगैंड क्षेत्र सिद्धांत यानी कि LFT तथा आणविक कक्षक सिद्धांत यानी कि MOT द्वारा समझाया जा सकता है। अब हम समझते हैं धातु कार्बोनिलों में आबंधन। होमोलैप्टिक कार्बोनिल यानी कि यौगिक जिनमें केवल कार्बोनिल लिगैंड हों, अधिकतर संक्रमण धातुओं द्वारा निर्मित होते हैं। इन कार्बोनिलों की संरचनाएं सरल तथा सुस्पष्ट होती है
टेट्रा कार्बोनिल निकेल, यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, चतुष्फल क्या है। जबकि पेंटा कार्बोनिल आयरन, यहाँ पर भी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडिया है। जबकि हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम, जिसमें यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, ये अष्टफलकीय है। तो यहाँ पर इनकी संरचनाओं को प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर NiCO4 जो कि यहाँ पर चतुष्फलकीय है, यहाँ पर FeCO5 यहाँ पर ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडिया है, और यहाँ पर CrCO6 जो कि यहाँ पर अष्टफलकीय संरचना में स्थित है। धातु कार्बोनिलों के धातु कार्बन आबंध में सिग्मा तथा पाई दोनों के गुण पाए जाते हैं। M-C सिग्मा आबंध कार्बोनिल समूह के कार्बन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्ल को धातु के रिक्त कक्षक में दान करने से बनता है। M-C पाई आबंध धातु के पूरक डी कक्षकों में से एक इलेक्ट्रॉन युग्ल को कार्बन मोनोऑक्साइड के रिक्त प्रति आबंध पाई स्टार कक्षक में दान करने से बनता है। तो धातु से लिगेंड का आबंधन या आबंध एक सहक्रियाशीलता का प्रभाव उत्पन्न करता है, जो CO व धातु के मध्य आबंध को मजबूत बनाता है। तो धातु और लिगेंड का जो आबंध होता है वो सहक्रियाशीलता का प्रभाव उत्पन्न करता है, जो कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और इस कारण जो धातु और CO के मध्य आबंध होगा वो अत्यधिक मजबूत आबंध होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उपसहसंयोजन यौगिकों का महत्व तथा अनुप्रयोग और सारांश। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।